नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम सीधे इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जो हमें एक साधारण से वकील के महात्मा बनने की कहानी सुनाते हैं। मेरा मतलब है मोहनदास करमचंद गांधी का वो सफर जिसने न सिर्फ हमारे देश का भविष्य तय किया, बल्कि पूरी दुनिया को विरोध का एक बिल्कुल नया अहिंसक रास्ता दिखाया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरे सफर को 5 अहम हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहला, महात्मा बनने का सफर। दूसरा, भारतीय स्वतंत्रता के वो बड़े मील के पत्थर। तीसरा, स्वदेशी का असली मतलब। चौथा, उपवास और सामाजिक समरसता। और आखिर में उनके जीवन के वो अंतिम दिन। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, महात्मा बनने का सफर, उनकी जड़ें और दक्षिण अफ्रीका का वो दौर। अगर हम उनके जीवन के टाइमलाइन पर एक नज़र डालें तो ये कैनवास काफ़ी बड़ा है। 1869 में पोरबंदर में उनका जन्म हुआ, फिर 1893 में वो दक्षिण अफ्रीका गए, वहां से 1915 में उनकी भारत वापसी हुई और 1948 में उनका निधन। ये वो अहम साल हैं जिन्होंने इतिहास की पूरी धारा ही बदल कर रख दी। अब देखिए, कोई रातों रात महात्मा नहीं बन जाता। उनकी पारिवारिक जड़ों और शुरुआती जीवन ने ही उनके उसूलों की पक्की नींव रख दी थी। बचपन से ही उन्होंने सत्य, आत्मसंयम और करुणा जैसे सिद्धांतों को गहराई से अपना लिया था। ये सब उनके अंदर बहुत पहले से था। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट पता है कब आया? 1893 में, जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे। डर्बन से प्रिटोरिया की उस ट्रेन यात्रा के बारे में तो सबने सुना होगा। फर्स्ट क्लास का पक्का टिकट होने के बावजूद सिर्फ उनके रंग की वजह से उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक बेइज्जती नहीं थी, बल्कि ये वो चिंगारी थी जिसने अन्याय के खिलाफ एक बहुत बड़ी आग को जन्म दिया। और इसी अन्याय के खिलाफ विरोध ने जन्म दिया सत्याग्रह को। 1906 में ट्रांसवाल में जब एशियाई पंजीकरण अधिनियम आया तो उसका डटकर विरोध किया गया। इस दौरान लियो टॉल्स्टॉय और जॉन रस्किन जैसे पश्चिमी विचारकों की बातों ने भी उनके विचारों को काफी शेप किया। सच कहूं तो मोहनदास से महात्मा बनने की जो भट्टी थी ना, वो भारत में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका की उन मुश्किल परिस्थितियों में दहक रही थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, भारतीय स्वतंत्रता के मील के पत्थर और वो विशाल जन आंदोलन। जब गांधी जी भारत लौटे तो दक्षिण अफ्रीका के उनके वो प्रयोग यहाँ के बड़े जन आंदोलनों में बदल गए। आज़ादी की लड़ाई के 2 सबसे गेम चेंजिंग पल थे 1930 का दांडी मार्च, जिसने अंग्रेजों की नींव हिला दी, और 1942 का उग्र भारत छोड़ो आंदोलन। इन दोनों घटनाओं ने आज़ादी की पूरी हवा का रुख ही मोड़ दिया था। पर यहाँ एक बड़ा दिलचस्प फैक्ट है। भारत छोड़ो या क्विट इंडिया का जो इतना मशहूर नारा है, आपको लगता होगा ये गांधी जी ने दिया था, राइट? असल में ऐसा नहीं है। ये नारा यूसुफ मेहर अली ने गढ़ा था। इससे हमें यह भी पता चलता है कि स्वतंत्रता संग्राम में कितने सारे महान विचारकों का एक साथ योगदान था। 1942 के उस आंदोलन की रफ्तार तो देखिए। 8 अगस्त को करो या मरो का नारा गूंजा। बड़े नेताओं को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अगले ही दिन 9 अगस्त को लाल बहादुर शास्त्री जैसे युवा नेता सामने आ गए और कमान संभाल ली। आग इतनी तेजी से फैली कि बस 10 दिन बाद 19 अगस्त को शास्त्री जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। क्या माहौल रहा होगा उस वक्त। अब आते हैं भाग 3 पर, स्वदेशी का दर्शन। ये सिर्फ बाइकॉट तक सीमित नहीं था। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्वदेशी का मतलब सिर्फ विदेशी कपड़ों की होली जलाना था। जी नहीं, गांधी जी के लिए स्वदेशी एक शुद्ध और नैतिक कर्तव्य था। आसान शब्दों में कहूं तो बिना किसी का भी शोषण किए अपने आस पड़ोस के लोगों की सेवा करना। इसका असली मकसद एक ऐसा समाज बनाना था जो अपने आप में आत्मनिर्भर हो और जहां सब बराबर हों। उनके दर्शन के हिसाब से आप जो भी आर्थिक चुनाव करते हैं वो नैतिकता से जुड़े होने चाहिए। ये कोई संकीर्ण सोच नहीं थी, बल्कि ये प्यार और अहिंसा से निकला एक बहुत ही व्यापक नजरिया था, जिसमें विदेशियों के लिए भी कोई नफरत या द्वेष नहीं था, बस अपनापन था। और यही स्वदेशी की सोच शिक्षा पर भी लागू होती थी। उनका मानना था कि विदेशी भाषा में पढ़ाई करने से जो पढ़ा लिखा तबका है वो आम जनता से पूरी तरह कट जाता है, जबकि मातृभाषा में दी गई शिक्षा लोगों को आपस में गहराई से जोड़ती है। तो आप देख सकते हैं ये सिर्फ कपड़ों की नहीं बल्कि विचारों की आज़ादी की बात थी। आगे बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, उपवास और सामाजिक समरसता। ये एक बहुत ही संवेदनशील और अहम हिस्सा है। साल था 1932, अंग्रेजों ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी, जिसमें दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल या सेपरेट इलेक्टोरेट की बात थी।
गांधी जी उस वक्त पुणे की यरवदा जेल में थे। उन्हें लगा कि ये हिंदू समाज को बांटने की अंग्रेजों की एक चाल है और इसके खिलाफ 20 सितंबर 1932 को उन्होंने जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया, मतलब मृत्यु तक उपवास। अब यहां इतिहास एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या उस अलग निर्वाचक मंडल को रोकने के लिए गांधी जी का अपनी जान दांव पर लगाना सही था, या फिर इससे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर एक अनुचित दबाव बन गया? दोनों के अपने अपने बहुत मजबूत तर्क थे। एक तरफ देश की एकता की चिंता थी, तो दूसरी तरफ हाशिए पर पड़े समाज के लिए एक स्वतंत्र राजनीतिक आवाज सुनिश्चित करने की जद्दोजहद। सोचिए, एक विविधता वाले समाज में इन दोनों के बीच सही संतुलन आखिर कहाँ होना चाहिए? और अब हम पहुंच गए हैं भाग 5 पर, अंतिम दिन, उनके पत्र और वो दुखद हत्या। उनके जीवन का एक बहुत ही हैरान करने वाला पहलू है उनका पत्राचार। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं उन्होंने अपने जीवन में कितने पत्र लिखे होंगे? 35,000। जी हां, 35,000। हर एक चिट्ठी उस समय की राजनीति, उनके दर्शन और दुनिया भर में चल रही उथल-पुथल का एक जीता जागता सबूत है। और चिट्ठियों में लोगों को संबोधित करने का उनका तरीका तो और भी अनोखा था। हिटलर जैसे तानाशाह को वो प्रिय मित्र लिखते थे, लियो टॉल्स्टॉय को भी प्रिय मित्र, और अपनी बहुत करीबी सहयोगी सरोजिनी नायडू को लिखते थे, मेरी प्रिय शांति दूत। ये कॉन्ट्रास्ट ही बताता है कि उनका संवाद करने का तरीका कितना अलग और असरदार था। खैर, उनके जीवन के अंतिम दिन दिल्ली में भयानक सांप्रदायिक हिंसा के बीच गुजरे। 13 जनवरी 1948 को उन्होंने शांति के लिए अपनी जिंदगी का आखिरी उपवास किया, और फिर वो मनहूस दिन आया। 30 जनवरी 1948 नई दिल्ली के बिरला हाउस में प्रार्थना सभा के लिए जाते वक्त नाथूराम गोडसे ने गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी। इस आखिरी पल को लेकर भी इतिहास में दो अलग अलग बातें कही जाती हैं। आमतौर पर हम सब यही सुनते आए हैं कि मरते वक्त उनके आखिरी शब्द हे राम थे, लेकिन उनके पर्सनल सेक्रेटरी वी कल्याणम, जो उस वक्त बिल्कुल उनके पीछे ही चल रहे थे, उनका दावा है कि गोलियां लगने के बाद गांधी जी को एक शब्द भी बोलने का मौका ही नहीं मिला था। वैसे अपनी मौत से ठीक 2 दिन पहले 28 जनवरी को उन्होंने एक ऐसी बात कही थी जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। उन्होंने कहा था, अगर मुझे किसी पागल आदमी की गोली से भी मरना हो तो मुझे मुस्कुराते हुए मरना चाहिए। ये उनके गजब के आत्मनियंत्रण और निडरता का सबसे बड़ा सबूत था। पूरी जिंदगी जिस इंसान ने दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, उसकी खुद की मौत इतनी हिंसक तरीके से हुई। जाते जाते वो हमारे लिए एक बड़ा सवाल छोड़ गए। आज के इस दौर में जब इतनी सारी विचारधाराएं और हाशिए की आवाजें अपनी जगह मांग रही हैं, तो एक देश अपनी एकता और हर वर्ग के सही प्रतिनिधित्व के बीच बैलेंस कैसे बना सकता है, इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।